dear students, so we have started with our vectors. 11th क्लास हमने शुरू किया था और जब 11th क्लास शुरू किया था तो मैंने उसमें वेक्टर्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला था. उसी वेक्टर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज. सो अब एक टर्म है यहां पर पोजीशन वेक्टर. ये है पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली होता क्या है? उसमें क्या हमारे पास आ रहा है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन with respect to origin. Suppose we are having one plane, each plane will have one reference point there and that reference point को हम origin बोलेंगे और इस reference point से P point किस जगह पर locate कर रहा है, यहाँ पर हमको उसका vertical और horizontal displacement, vertical और horizontal position with respect to that axis we have to consider. And when we are considering this point, we have to remember that this point xy will be at a distance of x on x-axis and a distance of y on y-axis. लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम एक r वेक्टर नोटिफाई करते हैं. ये जो r वेक्टर है एक्चुअली इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस का. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक्स आई कैप और ये हमारा हो गया वाई जे कैप. इन दोनों का कंबाइंड जो पार्ट है वो हमको मिलेगा आर वेक्टर. और ये जो आर वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है. आई कैप यूनिट वेक्टर था फॉर डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस और जे वेक्टर यूनिट वेक्टर था फॉर डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस. लेकिन जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम स्क्वायर करेंगे. तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट, या आप ऐसे भी मान सकते हो कि जो मॉडुलस हम ले रहे हैं, इसका मॉडुलस मतलब इसका हम फिर डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसकी सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता लगाने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर आप चाहो तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से भी मैनेज कर सकते हैं. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस y था. पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई जे कैप का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये आ रहा है बाय पाइथागोरस. क्योंकि ये जब हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमेशा हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ता है. और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और आई कैप डॉट आई कैप हमारे पास हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और जे कैप डॉट जे कैप यहाँ पर हो जाएगा. और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 और इसके हिसाब से r की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रही है. तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. ये तो हमको पोजीशन वेक्टर आ गया. लेकिन मैंने आपको एक सेकंड क्राइटेरिया कंडीशन जो बताई थी कि वेक्टर क्वांटिटी कब वेक्टर क्वांटिटी होता है. वेक्टर क्वांटिटी कब वेक्टर क्वांटिटी होता है ये हमें पता लगाना था. तो अगर ये हमें पता लगाना है तो हमें वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी मानी जा सकती है जब तक कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो करना जरूरी है. क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था करंट का. करंट के पास डायरेक्शन भी था, मैग्नीट्यूड था, लेकिन चूंकि उसको ऐड करने के लिए हम अलजेब्राइक सम का मेथड यूज अप्लाई कर रहे थे, तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. ठीक है ना. तो अब हमारे पास वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन हमको पढ़ना है. और अगर हमको वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन पढ़ना है
तो हमारे पास 3 तरह के वेक्टर लॉज हैं, ठीक है। पहला वेक्टर लॉ है वो हमारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। दूसरा जो लॉ है वो हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। और तीसरा जो लॉ है वो हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर है। अब आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ बनता है कि हमको वेक्टर लॉ ऐड ही तो करना था, तो ऐड करने के लिए हमको 3 रूल क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है भाई? एक दो क्वांटिटीज ऐड करना है, तो अगर 2 क्वांटिटीज ऐड करना है तो वो तो सिंपल एक मेथड से ऐड हो सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 लॉ बनाए हैं उसको ऐड करने के लिए। 3 लॉ क्यों बनाए हैं? कुछ ना कुछ तो कारण है, क्योंकि फिजिक्स विदाउट लॉजिक विदाउट रीजन कभी आगे नहीं बढ़ती। उसका रीजन मैं आपको दे रही हूँ। क्या होता है कि जैसे हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर सीधा चल रहा था, दूसरा वेक्टर मतलब जैसे एक हवा का डायरेक्शन यहाँ से आया और हमने पंखा चला दिया तो एक हवा का डायरेक्शन यहाँ से आया। अगर यहाँ पर कोई क्लॉथ रखा है तो वो इस डायरेक्शन में कहीं उड़ेगा, या किस डायरेक्शन में उड़ेगा वो हमें मालूम नहीं है। तो हमारे जो 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स x इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर एक एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर इनके बीच में थीटा एंगल है तो फिर इनका रिजल्टेंट हमारा ट्रायंगल लॉ से मैनेज होने लगेगा। अब आप बोलेंगे ठीक है ट्रायंगल लॉ हो गया, समझ में आई बात कि हमारे पास 2 वेक्टर थे और दोनों, एक ईस्ट से वेस्ट आ रहा था, दूसरा नॉर्थ से साउथ आ गया, उनके बीच में एंगल आ गया, उन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा तो ये हमें पता लगाना था, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये जो था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हमारे पास कैसे आ रहा है? 2 वेक्टर्स एक्ट साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट। अब आप ये पूछोगे कि 2 वेक्टर साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पर कैसे एक्ट करें। सपोज करो एक यहाँ पर बड़ा वाला स्टोन है, इसको हमें मूव करना है, हैवी स्टोन है, हैवी स्टोन टू बी मूव्ड। इस बड़े वाले हैवी स्टोन को हमें मूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स हम यहाँ से लगाएंगे F1 और दूसरा फोर्स हम यहाँ से लगाएंगे F2 सपोज, या आप ऐसा भी ले सकते हो, एक फोर्स हमने यहाँ से लगाया F1, दूसरा फोर्स हमने लगाया F1 F2, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पर वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। तो जब 2 वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट करने लगे तो इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा वो हमें पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलोंग के बहुत एग्जांपल्स हैं। अब ये तो 2 वेक्टर की बात हो गई है ना, ये तो 2 वेक्टर्स से कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2 लॉ लगा दिए, एक ट्रायंगल का मेथड अप्लाई कर दिया, एक पैरेललोग्राम लॉ का मेथड अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर बहुत सारे वेक्टर हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स, अब ये जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए? बाय साइड ऑफ ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगन। आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि जैसे हम ये किसी भी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करें तो सारे के सारे एपेक्स सेंटर्स जो वर्टेक्स है वो एक ही साइड आए, मतलब इसके लेफ्ट में ही रहे। अगर ये बाई चांस ऐसा हो जाता तो फिर ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं, तो ये ओपन कॉन्वेक्स पॉलीगन आपको पढ़ना है और ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा ओपन कॉन्वेक्स, सपोज एक वेक्टर यहाँ से, दूसरा वेक्टर यहाँ से, तीसरा वेक्टर यहाँ से, चौथा वेक्टर यहाँ से, पांचवा वेक्टर यहाँ से, तो इन सब वेक्टर को अगर हम किसी भी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इतने तरह से हम फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, 2 फोर्स से काम नहीं चल रहा है, तो फिर हमको इसका भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मालूम करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में इन सारे वेक्टर्स की एप्लीकेशन के बाद हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करी है और कितने मैग्नीट्यूड से मूव करी है, क्योंकि हमें ये दोनों ही चीज मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, एक हमने कोई एक हैवी लॉग ऑफ वुड था, सपोज 2 persons are pushing that log of wood, so they must at least estimate, मैं ये नहीं कह रही हूँ हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो एस्टिमेटेड तो होना ही चाहिए कि कितना सारा फोर्स उनको लगाना है और कितनी दूर तक उसे ले जाना है। नहीं तो मालूम चला ज्यादा अमाउंट में फोर्स लग गया, लॉग ऑफ वुड अमाउंट हमारे आउट ऑफ रेंज चला गया,
फिर हम उसको वापस लाने की कोशिश करने में उतना ही फोर्स एफर्ट फिर जा रहा है। इसीलिए हमको ये चीज ध्यान रखना है, इसीलिए ये लॉस ऑफ वेक्टर हमारे अब एग्जिस्ट होंगे। अब जब ये लॉस ऑफ वेक्टर हमारे एग्जिस्ट होंगे तो इनके लिए क्राइटेरिया कंडीशन क्या होना चाहिए, इनका जो रिजल्टेंट है वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, तो ये सारी चीजें अब हमें मालूम होना चाहिए। फाइनली हम आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे, और लॉ होता क्या है सबसे पहले वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट लॉ था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। बाय द नेम इटसेल्फ आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल से रिलेट हो रहा है ना। तो ट्राइंगल से अगर रिलेट हो रहा है तो दैट मींस टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय two sides of triangle in magnitude and direction. In magnitude, in direction. This is vector P, this is vector Q. Okay? कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल से रिलेट हो रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस थे, एक फोर्स इधर से आया, एक फोर्स इधर से आया, और अगर इस तरह से दो फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं तो फाइनली वो बॉडी कितने मैग्नीट्यूड से किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, ये हमें ऐसे पता लगाना है। तो हम इसको पता लगाने के लिए जो लॉ है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, if two vectors acting at an angle theta are represented by two sides, consecutive sides of a triangle taken in same order मतलब इनका डायरेक्शन सेम है, then the resultant will be provided by closing that triangle by third side, closing the triangle by third side taken in opposite order. Up now you see P vector is moving in this direction, Q vector is moving in this direction, they are in same direction, they are acting at an angle theta, and their resultant is coming as AC, and now you see that AC is closing this triangular part and we are getting here R vector. Also, if a closed complete path is there, it is like that, suppose we are having this triangle part and all the directions are taken in same order, then P, Q and R, P plus Q plus R equals to 0 it comes. But here what we have done, we have changed the direction of R, so it has become here minus R, and finally we are getting P plus Q plus equals to R vector. So that is the concept which we have applied for closed complete path. When the directions are taken in same order, total resultant will be 0. So we got a statement for vector law of addition. Statement क्या था? Two vectors acting at an angle theta represented both in magnitude and direction by two consecutive sides of a triangle, then their resultant can be expressed both in magnitude and direction by closing the third side of triangle in opposite order, that has to be taken in the opposite order. So finally, now we have got a statement. Now we want that what should be the required formula to calculate the value of R. Here we cannot get any formula to calculate the value of R. What we will do here, we will just make certain construction here. Okay, we will make one construction, and when we will make construction, we will take this, ये हम छोटा वाला हिस्सा जो है BCN, इसको कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर ये वेक्टर हमारा Q वेक्टर था, और यहाँ से हम इस पे Cn की वैल्यू निकालेंगे। Cn अपॉन Q वेक्टर इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, तो Cn की वैल्यू हमारे पास Q वेक्टर साइन थीटा बन गई, और इसी तरह से हम Bn की वैल्यू निकालेंगे, तो Bn अपॉन Q वेक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो हमको यहाँ पर मिल गया Bn इक्वल्स टू Q कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया
Bn और Cn की वैल्यू हमने निकाल ली। Bn और Cn की वैल्यू निकालने के बाद हम हमारा पुराना जो ट्राइंगल है उसको फिर से कंप्लीट करेंगे। ये हमारा था C, ये हमारा था N और ये हमारा था A, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हमारा R हो गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी Q sin थीटा, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा। देखिए आप, ये P था और ये कितना हो गया, Bn हमारा कितना हो गया, Q cos थीटा। तो फाइनली हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है और हमारा जो रिजल्टेंट है वो हाइपोटेन्यूज के अलोंग अगर एक्ट कर रहा है, तो अगर हमको रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना है तो इजीली हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस सिंपल थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमको मिलेगा r वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर का p प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस q साइन थीटा वेक्टर का होल स्क्वायर। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हम इसका लेके आते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आइडेंटिटी खोल देंगे, r वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास था। अभी हमने इसको सॉल्व करा तो p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। और आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास आ रहा है r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और ये r और ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमको दे देगा इसका मैग्नीट्यूड, ये हमको दे देगा इसका मैग्नीट्यूड। मतलब जो हमने दो फोर्स लगाए थे उनका जो रिजल्टेंट फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है बॉडी पर, वो हमको इस r के फॉर्मेट से मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारी ये जो जर्नी है यहाँ खत्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम यहाँ वेक्टर पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट का अकेला मैग्नीट्यूड निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें इसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अब आप देखिए ये डायरेक्शन आ रहा है हमारा बीटा से, क्योंकि जो r है वो AB से बीटा एंगल ट्विस्ट हो गया है। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, अब हम निकालेंगे इसमें tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमारे पास हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है। राइट एंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, हमारे पास बेस की वैल्यू भी है, तो हम tan बीटा आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए हमने इसमें tan का एप्लीकेशन डाला है। tan बीटा में परपेंडिकुलर हमारे पास था q वेक्टर sin थीटा और p वेक्टर प्लस q वेक्टर cos थीटा, और ये हो गया tan बीटा। अब ये तो टेंजेंट के फॉर्म में है, लेकिन हमें तो बीटा चाहिए, नो प्रॉब्लम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डालेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p वेक्टर प्लस q वेक्टर cos थीटा हमारे पास आ रहा है। और ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमको बीटा की वैल्यू मिल रही है, और ये बीटा की वैल्यू हमको डायरेक्शन दे देगी किस चीज का, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो अब जो हमने r निकाला है उसके हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी है और उसका हमारे पास डायरेक्शन भी है। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम आराम से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगा के किसी भी दो फोर्स जो एट एन एंगल थीटा इंक्लाइन है और किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है प्लस अब वो जो बॉडी जिस पर ये इतना रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव करने लगी। आपने कभी देखा होगा, खेला भी होगा, बच्चे कंचे खेलते हैं, मार्बल्स,
तो वो जब कंचे खेलते हैं तो वो जब 2 डायरेक्शन से अगर उस पर मारते हैं तो जो थर्ड मार्बल है वो किसी और डायरेक्शन को फॉलो अप कर जाती है। होता है नहीं होता? या आपने एक और कॉन्सेप्ट देखा होगा, एक सितौलिया वाला भी बच्चे ने बहुत खेला है वो गेम, वो भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो जब हम निशाना लगाते हैं किसी चीज पे और हमें उस पर्टिकुलर बॉडी को किस डायरेक्शन में फोकस करना है, तो उस चीज के लिए हमें सबसे मेन चीज है एंगल ही मालूम होना चाहिए। अगर इसके स्पेशल केसेस देखें तो देखिए आप ये कैसे बदलता है। अब मैं यहां पर मैंने ये लगाया था r, और r की वैल्यू आ गई थी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का होल स्क्वायर। अगर हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, ठीक, थीटा 0 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो r इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री आ जाएगा। और यहां से आपके पास बन रहा है p प्लस q का होल स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है का रूट, तो आप देखिए r इक्वल्स टू p प्लस q हो जाएगा। आप देखो मैंने यहाँ पर कहीं भी ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर साइन की जरूरत नहीं है, हम यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और जो हमारा बीटा आएगा, बीटा हो जाएगा tan इनवर्स q अपॉन p प्लस q cos 0 डिग्री, मतलब कहीं ना कहीं ये tan इनवर्स q अपॉन p प्लस q, क्योंकि q आपका देखो जो q है ये साइन 0 आ गया, तो दैट मीन्स बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 हो रहा है। और अगर ये 0 हो रहा है तो p q and r will have same line of alignment। जैसे आप कोई आपके आगे दौड़ रहा है, आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, आपने जाके सीधा हेड ऑन से टकरा गए और सीधा आप तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ते चले जाओगे। ये सिंपल एग्जांपल है। भाई एक स्टूडेंट दौड़ रहा था, आप उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, आपने जाके उसको हिट किया, तो फाइनली क्या होगा, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे कि नहीं करोगे, है ना? तो ये एक लाइफ वैल्यू भी है, कहीं ना कहीं ये एक लाइफ वैल्यू भी है। कैसे? अगर हम किसी चीज को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हम दो लोगों को एक ही डायरेक्शन में वर्कआउट करना होगा, और जब हम एक ही डायरेक्शन में वर्कआउट करते हैं तो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको निश्चित रूप से एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। बट अगर ये एंगल बाय चांस यहाँ 180 डिग्री हो जाए तो देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। 180 डिग्री हो गया, और अगर ये 180 डिग्री हो गया तो ये माइनस हो गया, और अगर ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो गया। फाइनली क्या होगा हमारे पास, फाइनली क्या होगा हमारे पास, हम अपना सारा का सारा कैडर मिनिमाइज कर चुके हैं। तो ये थीटा हमारा 180 डिग्री है। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स q साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p वेक्टर प्लस q वेक्टर cos ऑफ 180 डिग्री से आप इसका आंसर शॉर्ट आउट कर लीजिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। इस तरीके से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का जस्टिफिकेशन एक्चुअली कर चुके हैं। ओके, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी मैंने आपको निकाल के दिया है। और अब आगे का जो पैरेललोग्राम और पॉलीगन है वो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पर इसको छोड़ रही हूँ, और आप इसको थोड़ा सा पढ़िए। एक मैं रिवीजन इसका फिर से करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के लिए, इसके बिना आपका 11th और 12th दोनों का फिजिक्स नहीं चलेगा, हैंडीकैप्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर टुडे।